जवाहरलाल नेहरू का मैं एक चार्ट के बारे में बात करती हूँ। कर्क लग्न की एक कुंडली है। काल सर्प दोष, लोग बोलते हैं कि काल सर्प दोष हो रहा है ना। 6 और 12वें भाव में ये आ गया, मगर वह व्यक्ति 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। अब मार्गरेट थैचर को देखिए, काल सर्प योग। मगर ऐसा व्यक्ति, अब ये देखना पड़ेगा, अब मार्गरेट थैचर को अगर हम समझें तो राहु जो है वो 10वें भाव में आ रहा है। इसने एक राजयोग को भी उत्पन्न किया। राहु और केतु के बीच में ये सारे प्लैनेट्स आते हैं जिन्हें काल सर्प दोष कहा जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस तरह का एक योग बन रहा है किसी की भी कुंडली में, क्या उसको परेशान होने की ज़रूरत है? क्या उनकी करियर ग्रोथ रुक रही है? क्या उनकी लाइफ में आगे मैं कहूँ कि सक्सेस के कोई चांसेस नहीं हैं? उनकी मैरिज लाइफ को लेकर के उन्हें परेशान रहने की ज़रूरत है? देखिए, रोनाल्ड रीगन, राजीव गांधी, मार्गरेट थैचर, लता मंगेशकर, इन सब के, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के ग्रह, इयन थॉर्पे, द लेजेंड इन स्विमिंग, 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, जस्ट टू गिव एग्जांपल्स, इन सब के ग्रह जो हैं वो राहु केतु में हैं। ठीक है, तो ये कहना कि इनका करियर ख़त्म हो गया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने आपको कहा कि 18 महीने में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके सबकी शादी जो इस 18 महीने में पैदा हुआ, जब राहु केतु लग्न सप्तम में है या उस धुरी में, देखिए जब धुरी में आते हैं, अगर वो एक साथ चलें, जैसे जवाहरलाल नेहरू के चार्ट में एक माला योग है, सब एक के बाद एक माला योग, ये बड़ा ये पावर देता है चार्ट को। राजयोग अगर किसी की कुंडली में साथ में है इस एक्सेस में, तो राजयोग के जो इफेक्ट है, क्या उसमें असर पड़ता है, वो कम हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राहु तो कैटलिस्ट का काम करेगा। भारत की कुंडली भी इसी धुरी पे आती है, राहु और केतु की धुरी पे। भारत का किस तरह से देख सकते हैं कि अभी जो कंडीशन चल रही है, भारत तो ग्रो कर रहा है। हाँ। तो आगे के आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, जब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट देखते हैं तो ये जो मार्च 19 तारीख से हमारा पहला नवरात्र है, तो यहाँ से हम अपने नए साल को देखते हैं। ये नया साल जब हम देखते हैं तो इस नए साल में इकोनॉमी ठीक दिख रही है और थोड़ा सा चक्कर्ड इकोनॉमी आएगी जून 2027 से जून 2029 के बीच में। भारत की कुंडली में क्या काल सर्प दोष है? ट्रंप की कुंडली आखिर क्या कुछ कहती है? कैसे बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां यानी कि राजनेता और सेलिब्रिटीज काल सर्प दोष होने के बावजूद सक्सेस को हासिल कर चुके हैं? काल सर्प दोष सच में एक दोष है या फिर ये एक मिथ है, एक थ्योरी है? आज हम इन सभी बातों को डेप्थ में जानेंगे। इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं, आप अपने अपने बर्थ चार्ट खोल के बैठ जाइए और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या पोजीशनिंग है राहु और केतु की आपके बर्थ चार्ट में। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सहयात्री माधवी। आज हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि वो हर चीज़ को वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं और बताते हैं। प्लैनेटरी कॉम्प्लेक्स पोजीशंस को वो एक सरल भाषा में आपको ऐसे समझा देंगी कि आपने पहले उस एस्पेक्ट में नहीं समझा होगा, आई एम श्योर। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनीषा आहूजा मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू माधवी, द प्लेजर इज माइन। मैम, आई ऑलवेज सी कि आप इतनी सारी नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, हमारी ऑडियंस को भी बहुत एनलाइटन करते हैं। काल सर्प योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के मैंने देखा है कि लोगों के दिल में तरह तरह के डर बैठे हुए हैं। काल सर्प योग और दोष, इसको कैसे समझा जाए सामान्य भाषा में? क्या ये सच में उतने नुकसानदायक हैं, उतने हार्मफुल हैं जितना लोग समझते हैं? काल सर्प योग या दोष, इसको समझने के लिए पहले हम एस्ट्रोनॉमिकली समझते हैं कि राहु केतु हैं क्या, है ना। क्योंकि काल सर्प दोष तो यही कहा गया है कि सारे ग्रह जो हैं वो राहु केतु की धुरी में आ जाएं, है ना। तो ये काल सर्प माना गया है। फिर कहा जाता है कि ये धुरी लग्न सप्तम में, द्वितीय अष्टम में, ऐसे 12 भावों में आप इसको घुमाएंगे तो फिर आप इसे 12 प्रकार के काल सर्प दोष इसे कहा गया है, आप जानते हैं जैसे। तो पहले हम राहु केतु को एस्ट्रोनॉमिकली समझते हैं। आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है
और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के आसपास चक्कर है ना लगा रहा है। अब अर्थ जिस पाथ पे मूव करती है, दैट पाथ इज कॉल्ड द एक्लिप्टिक. इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, इट्स एक्लिप्टिक इन नेचर. सो देयर इज अ पर्टिकुलर एंगल टू इट, और ये एक एक्लिप्टिक पाथ है जो अर्थ ले रही है. अब जैसे जैसे अर्थ चल रही है, चंद्रमा भी पृथ्वी के आसपास अपनी एक मूवमेंट ले रहा है. अब ये जो चंद्रमा का पाथ है पृथ्वी के आसपास, ये थोड़ा सा एक्लिप्टिक के साथ ये एंगुलर है. 5 डिग्री 145 मिनट्स, 5.145 डिग्री के एंगल पे एक्लिप्टिक के साथ ये अर्थ के आसपास घूम रहा है. जी. अब ये अपना कार्य कर रही है सूर्य के आसपास, और ये अपना चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है. ये घूमते हुए पृथ्वी के आसपास जब पृथ्वी के पाथ पर इंटरसेक्ट करता है, तो जो राइजिंग नोड है, जो नॉर्थवर्ड नोड है, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो राहु है, और जो डिसेंडिंग पॉइंट है वो केतु है. तो मून का जो पाथवे है जो इंक्लाइंड है, वो एक्लिप्टिक को जहाँ 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, वो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है राहु केतु. जी. ठीक है. अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी बुध और शुक्र हैं. जी. और हमने कहा ये तो एक्लिप्टिक के पॉइंट्स हैं. अब अर्थ के बाद भी प्लैनेट्स हैं. यू हैव मार्स, यू हैव जुपिटर, यू हैव सैटर्न, है ना. सो यू हैव दोज प्लैनेट्स. अब आप कहते हैं काल सर्प दोष वो है जब ये सारे प्लैनेट्स राहु केतु के बीच में आ गए. अब कैसे आ सकते हैं आप बताइए. राहु केतु तो ये अर्थ के आसपास ऐसे चंद्रमा की वो हैं, और यहाँ तो आगे भी प्लैनेट्स हैं और पीछे भी प्लैनेट्स हैं, है ना. तो एस्ट्रोनॉमिकली आप समझ गए कि राहु केतु के अक्ष में सारे प्लैनेट्स कैसे आ सकते हैं. नहीं आ सकते. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किन्हीं भी स्क्रिप्चर्स को देखें, ज्योतिष के पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जो वराह मिहिर के द्वारा लिखे गए, पराशर ऋषि के द्वारा लिखे गए, और पराशर ऋषि को तो आप महाभारत कालीन आप जानते ही हैं कि ऋषि व्यास जो हैं वो पराशर ऋषि के ही पुत्र हैं. उनके और मत्स्यगंधा के, जो कि बाद में राजा शांतनु की पत्नी बनी, सत्यवती. मत्स्यगंधा उनका पहला नेम है. शी इज अ फिशर वुमन. और फिर उनके साथ उनके और पुत्र होते हैं, और शांतनु जो हैं, किंग शांतनु जो हैं, वो भीष्म को कहते हैं कि तुम राजा नहीं बनोगे. जब वो कहते हैं मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूँगा, तो वो वहाँ से ये मैं तुम्हें ये इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, ये राजा शांतनु अपने ज्येष्ठ पुत्र भीष्म से कहते हैं, है ना. तो ये ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा. तभी आप जानते हैं कि बाद में ऋषि व्यास आते हैं, उन्हीं की कथनी है महाभारत, वो सारी बात. तो ऋषि पराशर को भी जब आप पढ़ते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं, आप लघु पराशरी पढ़ते हैं, आप ज्योतिष के और इतने गर्ग होरा मार्तंड, जातक चंद्रिका, जातक देश मार्ग, जातक तत्वम, इतने फल दीपिका, जैमिनी सूत्रम, उत्तर कलामृत, ये इतने ग्रंथ हैं, सर्वार्थ चिंतामणि, ये इतने ग्रंथों में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से काल सर्प का मेंशन नहीं है. मतलब ये जो 28 ग्रंथों की पूरी लाइन है, इसमें काल सर्प योग कहीं लिखा नहीं है. तो कोई भी एंशंट स्क्रिप्चरल जो किताब है ज्योतिष पर, वो काल सर्प योग नाम की कोई चीज़ पे बात नहीं करती. पहला पॉइंट. ये दूसरा पॉइंट है. पहला तो मैंने आपको इसका एस्ट्रोनॉमिकल डेटा समझाया. अब ये दोनों बात होने पर लोग कहते हैं कि आप फिर ये कह रहे हैं कि मतलब इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है. देखिए, इसमें आप जवाहरलाल नेहरू का मैं एक चार्ट के बारे में बात करती हूँ. कर्क लग्न की एक कुंडली है. काल सर्प दोष लोग बोलते हैं कि काल सर्प दोष हो रहा है ना. 6 और 12वें भाव में ये आ गया, मगर वह व्यक्ति 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे. अब काल सर्प योग के बाद अगर कोई 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो फिर ऐसे तो लोग कहेंगे हमारी कुंडली में भी होना चाहिए. अब ऐसे काल सर्प के बाद 17 साल प्राइम मिनिस्टर, ये कोई छोटी बात नहीं है. राइट. अब 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद लोगों ने कहा ओह, मगर इनका तो पुत्र नहीं है, इनकी तो बस एक पुत्री है. ये काल सर्प योग का इफेक्ट है. तो अगर पुत्री है, वो कोई साधारण पुत्री है, इतनी शक्तिशाली, वो भी प्रधानमंत्री बनी, तो फिर आप काल सर्प योग देख लीजिए. आप मार्गरेट थैचर को देखिए, काल सर्प योग. मगर ऐसा व्यक्ति, अब ये देखना पड़ेगा. अब मार्गरेट थैचर को अगर हम समझें, तो राहु जो है वो 10वें भाव में आ रहा है.
इसने एक राजयोग को भी उत्पन्न किया, और मैं आपसे इस पॉडकास्ट के दौरान इस बारे में भी बात करूंगी। आप इसको सिर्फ काल सर्प योग, क्योंकि देखिए राहु केतु तो एक राशि में 18 महीने रहते हैं, है ना। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उस 18 महीने में जो भी बच्चा पैदा हुआ, जो भी आया, उसमें उसको वही सब राज मिलेंगे, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है राहु का, बाकी ग्रह भी तो मूव कर रहे हैं ना, उन सबको समझना पड़ेगा। तो जो आपका सवाल है उसी पे डाइग्रेस नहीं करते। तो आप ये जानिए कि एस्ट्रोनॉमिकली मैंने आपको समझाया किसी स्क्रिप्चर में नहीं है, मगर स्क्रिप्चर्स जो है वो सर्प योग या दोष की बात करते हैं। सर्प दोष, योग नहीं मैं बोलूँगी, सर्प दोष की बात तो करते हैं। जब जब मंगल केतु का कॉम्बिनेशन आता है, ऑब्वियसली राहु सामने है तभी मंगल केतु आएंगे, तो एक विस्फोटक अंगारक योग तो बनता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मगर इसका काल सर्प से कोई लिंक नहीं है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रह तो आगे भी हैं पीछे भी हैं। राहु केतु तो ऐसे चंद्रमा की धुरी पर आ रहा है ना। अब तो सर्प दोष तो ग्रंथ आपको बताते हैं कि है। राहु, मान लीजिए राहु केतु का अक्ष जो है वो पंचम और एकादश पर आ जाए, और मंगल अपने चतुर्थ या अष्टम एस्पेक्ट से इस पंचमस्त राहु को देखे या पंचमस्त केतु को देखे या शनि देखे, तो चाइल्डलेसनेस के या डिलेड चाइल्ड बर्थ के योग आते हैं। कई बार इसको आपके स्पाउस की कुंडली में भी देखना पड़ता है, और हम समझते हैं कि क्या ये डिले है, डिनायल नहीं है। किन्हीं केसेस में मिसकैरेजेस होते हैं, पर इवेंचुअली बच्चा होता है। पर मंगल जब प्रभावित करता है पंचमस्त राहु या केतु के पोजीशन को, तब प्रॉब्लम तो होती है, मगर इसमें दूसरा प्लैनेट इन्वॉल्व है। इसलिए कहना कि अगर सिर्फ, अब आप जानिए राहु केतु, राहु पंचम में आ गया, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। केतु पंचम में आ गया तो केतु थोड़ा सा, देखिए राहु डिजायर कॉज करता है, केतु डिटैचमेंट कॉज करता है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक कार्मिक कॉम्बिनेशन आएगा। ये एक तरफ डिजायर है, एक तरफ डिटैचमेंट है जी, ये आप जानिए। तो ये धुरी ऐसे मूव करती है, एक तरफ डिजायर है, एक तरफ डिटैचमेंट है। तो इसलिए अगर अब केतु भी है, केतु को आप सिर्फ ये ना समझें पंचम भाव में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं पंचम की भाव कर रही हूँ, पंचम में आ जाता है। तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति लैंग्वेजेस में प्रवीण होगा, उसको बहुत सी लैंग्वेजेस आएंगी, एंड कंप्यूटर्स इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, दैट टू। ये केतु आपको अनेक, आप बहुत जगह पोस्टिंग होगी, आपका एक आइडिया लग जाएगा, मैं ये भी भाषा बोलता हूँ, ये भी भाषा बोलता हूँ, कंप्यूटर्स भी जानता हूँ, आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आती है। तो इसलिए सर्प दोष है, मैं मानती हूँ। अब सर्प दोष का मैंने एक एग्जाम्पल आपको पंचम भाव का लेकर दिया है ना। सर्प दोष तो है, मगर काल सर्प, तथा कथित काल सर्प, मतलब ये बाजारवाद तो है, मगर ये ज्योतिष नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। और मैंने आपको एस्ट्रोनॉमिकली समझाया है क्या, राहु केतु, मगर सर्पदोष होता है। दूसरा, राहु केतु जब अलग अलग धुरी में जाते हैं तो वो कुछ तो इफेक्ट देंगे ही। अब वो इफेक्ट देंगे अपनी दशा में, अपने नक्षत्रों में। अब वो किस नक्षत्र में गए, उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ है, फिर वो अलग अलग वर्गों में कहाँ गए। तो आप इसको सिर्फ ऐसे ब्लैंकेट राहु एक काल सर्प योग होता है हम नहीं कह सकते। मैम, भारत की कुंडली की बात की जाए तो भारत की कुंडली भी इसी धुरी पे आती है, राहु और केतु की धुरी पे। भारत का किस तरह से देख सकते हैं कि अभी जो कंडीशन चल रही है, भारत तो ग्रो कर रहा है, तो आगे के आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, और इसकी कुंडली को मैं समझना चाहूँ तो किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, भारत की कुंडली तो लोग कहते हैं कि ये तो काल सर्प दोष लग रहा है भारत की कुंडली पर। अगर इतना काल सर्प दोष लग रहा है तो पाकिस्तान का आप तो देखिए कि खंड भी, भूमि खंड भी टूट गया। भारत तो बिल्कुल भूमिखंड आ जरूर जाएगा, जाएगा नहीं जी, आ जरूर जाएगा, है ना। ये मैं 1947 15 अगस्त की कुंडली की बात कर रही हूँ, है ना, जब इंडिपेंडेंस होता है। उससे पहले ये मकर लग्न की कुंडली, अखंड भारत की मकर लग्न की कुंडली देखी जाती थी, है ना, जिसमें कोई काल सर्प दोष नहीं था, तब जरूर खंड टूटे, है ना। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कुंडली जिसे आप काल सर्प की कुंडली बता, मतलब जो तथाकथित काल सर्प है उसकी कुंडली बता रहे हैं, तो इस कुंडली को बनाने का आधार ज्योतिषीय गणना ही है। अब ये बात हमारे हिस्ट्री स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाती, हिस्ट्री बुक्स में ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर एंशिएंट सिस्टम्स, एंड ज्योतिष इज पार्ट ऑफ दैट, है ना।
वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सिस्टम। पर हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पढ़ाते, सब कुछ बताएंगे ये नहीं बताएंगे, आधी बातें तो हम गोल कर दिए, हमने बताया नहीं, बिकॉज वी विल काउच द रियल हिस्ट्री। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड अप्रोच्ड 2 स्कॉलर ऑथर्स, एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडिया, सूर्य नारायण व्यास जी उज्जैन से और हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी सोलन से। ठीक है, अभी कोई पीछे गया था और उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजी, का हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी का एक घर है, एक खंडर बन गया सोलन में, देखा फोटो। ये वो लोग हैं जिन्होंने बताया कि किस समय होना चाहिए। तो इनको बताया, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब अंग्रेज जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब ये इंडिपेंडेंस का यही समय है। पाकिस्तान का आप जानती हैं कोई ज्योतिषीय वो नहीं है, बेसिस नहीं है उनकी इंडिपेंडेंस का। मगर ये दोनों सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स ने डिसाइड किया कि हम मिडनाइट 15th का, जब द क्लॉक विल स्ट्राइक मिडनाइट, वो टाइम लेना है। क्यों? अभिजीत मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, सिर्फ राहु केतु नहीं देखे उन्होंने कहा चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, महानक्षत्र में, और वृषभ राशि के लिए, भारत की कुंडली वृषभ राशि के लिए शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, इसलिए योग कारक है। और पुष्य नक्षत्र महानक्षत्र है, चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र में होना स्थिर लग्न के साथ, यानी कि वृषभ राशि, पुष्य नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त। अब बहुत से लोग कहते हैं अभिजीत मुहूर्त तो सिर्फ दिन में होता है, राम जी का जन्म जो है वो अभिजीत मुहूर्त में है, नवमी तिथि, मधुमास, पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभिजीत, हरिप्रीता। और हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण के जन्म को रात्रि का, अभिजीत मुहूर्त का जन्म मिडनाइट का है, वो भी जन्म अभिजीत मुहूर्त बताया गया। ये हरिवंश पुराण में आता है, इसलिए दिनमान और रात्रिमान के बीच का मिड पॉइंट और रात्रिमान से दिनमान का मिड पॉइंट, ये दोनों ही अभिजीत मुहूर्त हैं। तो इन दोनों स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर्स ने, हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने और सूर्य नारायण व्यास जी ने, पुष्य नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, स्थिर लग्न, जिसकी फाउंडेशंस हम कहते हैं कि स्ट्रांग होंगी स्थिर लग्न में, वृषभ लग्न लिया। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशंस, उन्होंने नहीं कहा कि राहु केतु काल सर्प, अब ये तो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो 1947 उन्होंने इसमें ये भी देखा कि पहली दशा क्या लगेगी भाई, जो जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा उसके स्वामी की ही पहली दशा होगी। तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र का है, तो शनि, योग कारक शनि की पहली दशा मिलेगी। उसके बाद की, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन दे रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए आपको दशाएं देखनी पड़ेगी, आने वाला समय कैसा होगा। तो योग कारक शनि की दशा चली, उसके बाद द्वितीयेश और पंचमेश बुध की दशा चली, 17 साल की बुध की दशा चली, और उसके बाद लग्नेश शुक्र की दशा चली, है ना। इस बात को आप वो नहीं कर सकते। तो जो शुरुआत की, जब हम मैरिज के लिए भी चार्ट्स देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि शुरुआती दशाओं में बैलेंस हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, हम देखते हैं, क्योंकि एक आप फाउंडेशन दे रहे हो किस चीज़ को, तो आप कहते हो कि अब ये स्थिरत्व की तरफ जाए। तो इसमें भी ऐसा है, मगर आप देखिए कितना भारत ने उन्नति करी, है ना। और मेरी तो कितनी मैं प्रेडिक्शंस आप ही के पॉडकास्ट पे कर चुकी हूँ। 2030 तक आपको आहट आ जाएगी कि भारत सुपर पावर बनने की तरफ मुड़ चुका होगा, आहट आ जाएगी, है ना। और नेक्स्ट डेकेड में तो वर्ल्ड पावर्स की स्टैकिंग ही चेंज हो रही है, ये आप जाने। तो इसलिए ये आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है। मगर अब राहु के लग्न में आने का प्रभाव भी होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर काल सर्प की बात नहीं कर रही, मगर प्लैनेट तो जो भी है, ये 9 प्लैनेट्स है ना, राहु भी लग्न में बैठेगा, इफेक्ट देगा। अब राहु लग्न में आके बैठा तो थोड़ा सा, जिसे हम कहेंगे, जो हमारा सिस्टम है, पुराना वैदिक कल्चर जो सिस्टम है, उसको राहु लग्न में आकर, क्योंकि नवम दृष्टि देता है, पंचम भी देता है और द्वादश दृष्टि भी होती है, तो नवम पे देखेगा तो देखेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, इतने सारे ग्रह तीसरे भाव में बैठ के नवम भाव को देख रहे हैं, है ना। शनि नवमेश है इस कुंडली का, और तृतीय भाव से नवम भाव को देख रहा है। मगर राहु के लग्न में आने से एक थोड़ा सेक्युलरिज्म जो है, वो कहते हैं ना, एग्जैजरेटेड सेक्युलरिज्म, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, जैसा मैंने पहले बताया, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, नॉन ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव देगा लोगों को। वो कहेंगे व्हाट इज दिस, वी आर नाउ एजुकेटेड, दिस इज नथिंग। वो जो लार्जर ट्रूथ है, जो
बृहस्पति देता है उसको थोड़ा सा, उनको थोड़ा सा फॉगी हो जाएगा, तो वो राहु लग्न में बैठा कर रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। जैसे आपने बोला कि तथाकथित जो कहा जा रहा है कि कालसर्प दोष की कुंडली भारत की कुंडली को कहा जा रहा है, ऐसे में अभी जो मैं कहूँ कि एक्सटर्नल फ्रंट्स पे या दूसरे देशों के साथ में जो भारत के संबंध है उस तरफ अगर देखा जाए तो बाहर दूसरे देशों में जिस तरह के अनरेस्ट चल रहा है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं भारत को भी अफेक्ट कर रही हैं। इसको तो ऐसे समझना पड़ेगा कि सप्तमेश मंगल की दशा लग चुकी है सितंबर 2025 से। अब सप्तमेश जो होता है ना, ये थोड़ा सा वॉर या कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर्स पे दिखाएगा आपको, ठीक है। अग्रेसिव असर्टिव मंगल है और ये द्वितीय भाव में बैठ के नवम भाव को देखता है और शनि भी नवम भाव को देख रहा है, तो कम्युनल टेंशन देगा और बॉर्डर्स पे भी परेशान करेगा। मगर आप असर्टिव अग्रेसिव रहेंगे, जैसे मैं कई बार कहती हूँ ये ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट फ्लैश इन द पैन। अभी भी आने वाले समय में ये ग्रहण जैसे ही आता है उसके बाद आने वाले जो 4-5 महीने हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं ऑन दीज फ्रंट्स। और फिर से 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 का भी जो पीरियड है जब मंगल सिंह राशि में कभी वक्री मार्गी होंगे, तो ये वॉर मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगी, मतलब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शब्द इस्तेमाल करूंगी, है ना। 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 भी मंगल चतुर्थ भाव में होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से केतु को देखते हैं, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का समय आएगा नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ये आप जान लीजिए, क्रिएट हो जाएंगे। बिल्कुल। और अभी भी ग्रहण 3 मार्च का ग्रहण जैसे ही होता है, 3 मार्च के ग्रहण से जुलाई तक भी ये स्थिति उत्पन्न हो रखी है। माने अभी भी 3 मार्च से 31 जुलाई ऑलमोस्ट टिल अर्ली अगस्त ये प्रॉब्लम दिखती है टेंशन्स की। मगर ये आप हर चीज को राहु केतु पर नहीं डाल सकते हैं, बाकी भी प्लैनेट्स हैं, उनकी भी दशाएं हैं, उनको देखना पड़ेगा। मैम, आने वाले 2 साल की बात की जाए तो भारत का क्या कुछ फ्यूचर देखा जा रहा है? आने वाले 2 साल में क्या पोजीशनिंग होगी भारत की? देखिए, जब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट देखते हैं तो ये जो मार्च 19 तारीख से हमारा पहला नवरात्र है, तो यहाँ से हम अपने नए साल को देखते हैं। ये नया साल जब हम देखते हैं तो इस नए साल में इकोनॉमी ठीक दिख रही है और थोड़ा सा चेकर्ड इकोनॉमी आएगी जून 2027 से जून 2029 के बीच में, है ना। और फिर मैं ये बड़ी बार कहती हूँ, जब शनि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे जून 2029 में और फिर वक्री होके फिर मार्गी होंगे और फिर से जून 30 से जून 2032, ये थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा चेंज का पीरियड आएगा और थोड़ा सा वीकनेस का पीरियड आएगा, मगर एकदम से ठीक हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि मैंने कहा ना 2030 से तो आपको तब तक तो आहट हो जाएगी कि एक सुपर पावर बनने के रास्ते में भी कई बार थोड़े से अड़चने आती हैं, पर वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि जब खंड प्रलय आता है तो ईस्ट राइज करता है, वेस्ट जो है वो नोज डाइव कर जाता है, और अब वो समय आ गया। वो आई थिंक विजिबल भी है, कहीं ना कहीं एविडेंट है। तो मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कालसर्प योग की, तो राहु और केतु के बीच में कई सारे प्लैनेट्स देखे जाते हैं। ऐसे में क्या इंसान जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष देखा जा रहा है, क्या उसकी लाइफ में ग्रोथ भी आती है? और ऐसा भी होता है कि सब कुछ एकदम से होता है, क्योंकि राहु का तो एक नेचर है एकदम से, मतलब अगर राजा है तो रंक बना देगा, रंक है तो एकदम से राजा बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कुछ ऐसी दशाएं हैं, और ये मैंने आप ही के पॉडकास्ट पे पहले भी, जैसे उत्तर कलामृत बृहस्पति शुक्र की दशा के बारे में बात करती है। बृहस्पति शुक्र और शुक्र बृहस्पति, ये राजा से रंक, रंक से राजा होने की दशा है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में मिड-ईयर 24 से मई 27 के बीच में बृहस्पति शुक्र की दशा से मैं यहाँ पर ग्रसित ही शब्द इस्तेमाल करूँगी, और आप देख रही हैं क्या हो रहा। और बिल्कुल ही मतलब वो मैं नहीं कहूँगी राजा से रंक, रंक से राजा, बट अब जैसे ये फाइल्स, एप्स्टीन फाइल्स भी रिवील हुई हैं, तो आप देख रहे हैं ऐसा मतलब पब्लिक शेमिंग है कि ये बृहस्पति से शुक्र दे रहा है, बृहस्पति शुक्र की दशा। मगर ये कहना कि ये काल सर्प दोष से हो रही है, यहाँ पर आपके सामने बृहस्पति शुक्र, अब कोई कहेगा दोनों ही बेनिफिक्स हैं।
ये दोनों ही बेनिफिक्स हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्र दैत्यों के गुरु, जब ये एक साथ आते हैं तो परस्पर विवाद, अब इनके बीच में आप कहें कि सामंजस्य बनेगा, तो ये पुश एंड पुल की स्थिति कॉज करते हैं। तो इसके साथ ये आप देखिए दोनों बेनिफिक्स हैं। उनकी दशा की बात करी मैंने, अभी मैंने यहाँ बात नहीं करी। डोनाल्ड ट्रंप की तो सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है, और बृहस्पति इस सिंह लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश भी हैं, है ना, इस बात को, और शुक्र तृतीयेश भी हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि राजयोग उत्पन्न कर दिया है ना एक कालसर्प योग ने, जैसा कि मैंने कहा कि 18 महीने राहु केतु एक धुरी पकड़ते हैं, तो उस 18 महीने में पैदा हुआ हर बच्चा, है ना, और दशाएं इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा। और यहाँ पर मैंने आपसे ये भी बृहस्पति शुक्र की बात करी और ये कहा कि धुरी को लेकर आप नहीं बता सकते। ये धुरी आपने देखी और आपने कहा बस ये राजयोग है, ऐसा नहीं होता। आप अगर अब जैसे मार्गरेट थैचर का एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये देखेंगे कि राहु दशमस्थ है मगर दशमेश दशम भाव को देख रहा है, या दशमेश एकादश भाव को देख रहा है, या एकादश भाव में स्थित है, तो राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है। राहु का केंद्राधिपति जो केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी से कंजंक्शन, केंद्रों में कंजंक्शन, त्रिकोणों में कंजंक्शन, ये राजयोग देता है। मगर इसको समझना पड़ेगा कैसे, किन नक्षत्रों में है, वर्गों में कहाँ कहाँ गया, नवांश में कहाँ है, दशांश में कहाँ है। मगर अगर हम मेन चार्ट देखें तो राहु का दशमेश के साथ युति और दशमेश में स्थित होना, एकादश में स्थित होना, ये अच्छा बताया गया है। तीसरे, छठे और एकादश में राहु को अच्छा बताया गया है। इसका मतलब ये जो स्थिति है ये अच्छी है ना, मगर इसके अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं। मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु को हम हमेशा मैलेफिक ही देखते हैं, केतु जो है वो ऑलवेज मैलेफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जेमिनी के जो सूत्र हैं उसमें केतु को, जैसा मैंने पहले बताया, डिटैचमेंट के लिए तो देख ही रहे हैं, मगर मैलेफिक नेगेटिव नहीं देखते। इसको हम कहते हैं ये स्पिरिचुअल, आपको आपके चार्ट में जो स्पिरिचुअल तार है उनकी झंझनाहट है केतु है ना। बट वी हैव टू सी कहाँ बैठा है, किन से युक्त है। फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति केतु जब भी आते हैं तो ये सुब्रमण्य की या शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का वर्शिप भी देते हैं, बृहस्पति केतु की युति, ठीक है। मगर देखना पड़ेगा किन भावों में है बृहस्पति। यहाँ पर एक्सिस में तो आ गया ना राहु के, मगर इसको समझना पड़ेगा केयरफुली। सो ये एक पॉइंट है कि केतु डिटैचमेंट दे रहा है और ये मायावी है। राहु जो है ये मायावी है, इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको माया में बाध्य रखता है, आपको छूटने नहीं देता। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी है जहाँ से हम कहते हैं राहु केतु उत्पन्न ही कैसे हुए जी। और समुद्र मंथन की उस कहानी में आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ने ही कहा, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके स्वरभानु बैठ गए। स्वरभानु जो कि सिंहिका के पुत्र हैं, है ना, सिंहिका के पुत्र हैं। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठ गए और उन्होंने ही कहा कि ये देखो बैठा है। तो उन्हीं को तो मोहिनी रूप जो विष्णु भगवान ने धरा, वहाँ से अपना सुदर्शन चक्र उठाया और इनको दो हिस्सों में ये कट गए। मगर क्योंकि अमृत को चख लिया गया था इसलिए मृत्यु नहीं हुई, इमॉर्टलाइज तो हो गए, मगर अब दो एंटिटीज बन गई। ये वो पूरी एक समुद्र मंथन की कहानी है। मगर जिन्होंने शिकायत लगाई उन्हीं को ग्रसित करते हैं, द ल्यूमिनरीज, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए इस एंटिटी को समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ, अब जैसे छिन्नमस्तिका देवी का हम वर्शिप करते हैं जिन्होंने अपना सर खुद उठाया, तो हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी से खुद रक्तपान करती हैं और ईड़ा पिंगला से योगिनियाँ रक्तपान कर रही हैं। छिन्नमस्ता जो कि प्रचंड चंडिका हैं, इनका वर्शिप करने से राहु केतु के कैसे भी बुरे इफेक्ट्स होते हैं वो शांत होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। खाटू श्याम का भी वर्शिप करने से यही राहु केतु के इफेक्ट्स जो हैं शांत होते हैं, क्योंकि हेडलेस एंटिटी है। अब क्योंकि अमृत पी लिया तो कुछ अमृत की बूंदें धरती पर गिरी। जब ये कहा जाता है इमॉर्टल ब्लड, दैत्य ने ये इमॉर्टल नेक्टर अमृत दैत्य ने कंज्यूम किया, और दैत्य का जब सर धड़ से अलग हुआ तो कुछ रक्त की बूंदें धरती पर गिरी,
ये जो दैत्य की रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, यहाँ लहसुन उगा। तो इसलिए गार्लिक में ये दोनों गुण हैं, इमॉर्टैलिटी और दैत्य यानी तमस का गुण भी है। तो ब्लड प्यूरिफायर भी है ये। तो ये तमस तो कॉज करता है, आप जानते हैं व्रत में हम इसका सेवन नहीं करते। हाँ, इसका निषेध है इसका सेवन, मगर इसमें ये दोनों क्वालिटीज हैं। तो ये वो स्वर भानु का रक्त है जिसने ये उत्पत्ति करी। अच्छा। ये भी आप जानिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया राजयोग, ये देखना पड़ेगा, ये अलग अलग हॉरोस्कोप्स को समझना पड़ेगा और अलग अलग चार्ट्स में भी इसे देखना पड़ेगा। अब जैसे राहु कई बार अष्टम में आता है तो लोग कहते हैं बिल्कुल खराब है, मगर आपको ऑकल्ट की प्रैक्टिस देता है। मगर 18 महीने में पैदा हुए हर बच्चे को ये ऑकल्ट नहीं दे सकता। कैसे दे सकता है? 18 महीने वो उस धुरी पे रहेगा, आपका जितना चाइल्ड बर्थ हो रहा है वो सारे ऑकल्टिस्ट बन जाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता। इसको समझना पड़ेगा। अब आप किन दशाओं में पैदा हुए, अब कोई व्यक्ति है नवमेश की दशा में पैदा हुआ, पैदाइश की दशा क्या है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से उसके जीवन को एक दिशा मिलती है। भुक्ति किसकी थी जब पैदा हुआ वो व्यक्ति, वो भी डिफाइन करता है। अब कई लोग पैदा हुए हैं 9th लॉर्ड की दशा में, 5th लॉर्ड की दशा में, आप देखेंगे उनके जीवन की कार्यशैली बदल जाएगी। भूल जाइए राहु केतु कहीं पे भी बैठे हो, फिर वो देगा एक स्पिरिचुअल टिल्ट। ये जानना ज़रूरी है। अब लग्न की दशा में, जेमिनी दशाओं में हम राशि की दशा में चलते हैं, लग्न की दशा में वहाँ पर नवमेश बैठा हुआ है। जिंदगी को पैदा उत्पत्ति का कारण क्या, आगे जो जीवन की एक धारा है वो बदल जाएगी। मैम, तो काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, क्योंकि केतु भी वहाँ पर है, तो क्या डिटैचमेंट के साथ में केतु एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी लाता है उनके अंदर? मैंने आपको इसका जवाब तो दिया कि पहली बात तो काल सर्प को हम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं देखेंगे, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग घरों में है ना। मैंने तो नेगेट ही कर दिया कि काल सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब स्पिरिचुअली जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल्स दिए कि पैदाइश किस समय में है, अब फिर नहीं मैटर करता कि राहु केतु कहाँ बैठे हैं जी। अब आप कहें राहु द्वादश में है और केतु छठे भाव में है, ठीक है, और आप कहें कि केतु छठे, अब तो फिर कहीं पे भी बैठा हो केतु आप उसे स्पिरिचुअल होता है। मैंने कहा क्या दशाएं मिल रही हैं, नवमेश कहाँ है, नवम भाव कैसा है, इसके बिना राहु केतु आपको कुछ भी नहीं देंगे, चाहे कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी राहु केतु बैठे हो। अगर आपका नवम भाव स्ट्रांग नहीं है, नवमेश स्ट्रांग नहीं है, जुपिटर अनटेंटेड नहीं है, ब्लेमिशलेस जुपिटर चाहिए हमें, अगर ये सब नहीं है और आप कहें मेरा केतु तो द्वादश भाव में इसको मोक्ष हो जाएगा, तो इससे बड़ी गलत फहमी कोई और नहीं हो सकती। ये जानिए आप। मैम, ये जैसे मैंने देखा है कि ऐसा कहा भी जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, आफ्टर 35 उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा होता है? देखिए, लाल किताब कई बार आपको बताती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये लाल किताब ने बताया कि एक प्लैनेट एक्टिव है एक पर्टिकुलर टाइम तक जी, पर पराशरी सिस्टम में, द वैदिक सिस्टम, पराशरी बोल लेते हैं इसको, क्योंकि वैदिक तो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हम वैदिक वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि है ना, बट अपने आप में तो ज्योतिष को वेदों का द आइज ऑफ द वेदास एज आई से, है ना, ज्ञान चक्षु हैं वेदों के, तो इसलिए वेदांग भी माना गया है ज्योतिष को। इसलिए आप ये देखें कि इसकी एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट तक एक्टिवेटेड है ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका राहु अष्टम भाव में बैठा है, बहुत पीड़ित है, अष्टमेश जो है, राहु का डिस्पोजिटर देखना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे काल सर्प की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिस्पोजिटर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो कहा है काल सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं, ग्रंथ इसको नहीं बताते, मगर सर्प दोष होता है। मगर राहु केतु को एज द नोड्स हम स्टडी ज़रूर करते हैं, क्योंकि दशा आती है इनकी। पराशर ऋषि ने भी इनको दशा दी है, दशा दी है, इसका मतलब इनका इफेक्ट होगा। अगर राहु केतु की विंशोत्तरी में दशा ही नहीं होती तो फिर हम कहते हैं ये किसी काम, ये काम, मगर हमें नवग्रह की दशा आ रही है ना, नवग्रह की दशा आ रही है और नवग्रह स्तोत्रम है आपके सामने, तो उसमें राहु केतु प्लैनेट्स की भांति वर्शिप किए जा रहे हैं, है ना। हम बोल रहे हैं अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्य हम।
पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। ये मंत्र करने से वैसे भी राहु केतु शांत होंगे, मगर आपने केतु को देखा, रौद्रम रौद्रात्मकम, केतु अद्वैत भी दर्शाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, राहु के डिस्पोजिटर को समझना जरूरी है। सो मैम, जब राहु और केतु के बीच में ये सारे प्लैनेट्स आते हैं जिन्हें कालसर्प दोष कहा जा रहा है, अगर मैं कहूँ कि इस तरह का एक योग बन रहा है किसी की भी कुंडली में, क्या उसको परेशान होने की ज़रूरत है? क्या उनकी करियर ग्रोथ रुक रही है? क्या उनकी लाइफ में आगे मैं कहूँ कि सक्सेस के कोई चांसेस नहीं हैं? उनकी मैरिज लाइफ को लेकर के उन्हें परेशान रहने की ज़रूरत है? देखिए, रोनाल्ड रीगन, राजीव गांधी, मार्गरेट थैचर, जी, लता मंगेशकर, इन सब के, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के ग्रह, इयन थॉर्पे, द लेजेंड इन स्विमिंग, 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, जस्ट टू गिव एग्जांपल्स, इन सब के ग्रह जो हैं वो राहु केतु में हैं। ठीक है। जी, तो ये कहना कि इनका करियर खत्म हो गया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने आपको कहा कि 18 महीने में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके सबकी शादी, जो इस 18 महीने में पैदा हुआ, जब राहु केतु लग्न सप्तम में है या उस धुरी में, देखिए जब धुरी में आते हैं, अगर वो एक साथ चलें, जैसे जवाहरलाल नेहरू के चार्ट में एक माला योग है, जी, सब एक के बाद एक के बाद एक माला योग, ये बड़ा ये पावर देता है चार्ट को। इसलिए ये कहना, राहु केतु आपको कई बार अनकन्वेंशनल मैरिज दे सकते हैं लग्न और सप्तम की धुरी पे। आप अपने ट्रेडिशन और परंपरा से दूर जा सकते हैं, कल्चरली दूर जा सकते हैं। आपको कोई कहे कि रूढ़िवाद में आप भरोसा करें या विश्वास करें, आप नहीं करेंगे, क्योंकि राहु लग्न में आपको क्वेश्चन करेगा। आप क्वेश्चन करोगे द ट्रेडिशनल थिंग्स को, द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को। जनेऊधारी ब्राह्मण हैं आप, मगर अल्कोहल पी रहे हैं। मगर इसको सिर्फ लग्न सप्तम से नहीं, दूसरे भाव को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ओरली आप क्या खा रहे हैं ये हम दूसरे भाव से भी देखेंगे। बट टू से दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज इनका करियर नाश है, ऐसा नहीं होता। इनकी शादी खत्म है तो फिर तो मैंने वही कहा, 18 महीने में जो भी बच्चा पैदा हुआ जिसका लग्न और सप्तम में राहु है, उसका तो फिर ऐसा नहीं होता। पर कई बार थोड़ा सा कास्ट में डिफरेंस आ गया, थोड़ा सब कास्ट में, रिलीजन में नहीं। रिलीजन में डिफरेंस आने के लिए फिर ये चंद्रमा से सप्तम को देखना पड़ेगा, लग्न से सप्तम को देखना पड़ेगा, सप्तम पद बनाना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा, सप्तमेश से देखना पड़ेगा, नवांश को देखना पड़ेगा। इनमें बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस आता है, मंगल शनि राहु केतु, फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई शादी में प्रॉब्लम है। ऐसे ही सिर्फ राहु केतु से हमें ये नहीं कहना, थोड़ा सा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट ज़रूर बनाएगा लग्न सप्तम का, है ना। मैम, तो कालसर्प दोष की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, क्या ऐसा देखा गया है वैसे कि उनकी जो मैरिज है वो डिलेड होती है? मतलब आफ्टर 35 यूजुअली उनकी मैरिज हो रही है या मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही है? देखिए, मैंने इसी का अभी जवाब दिया आपको कि 18 महीने में पैदा हुआ बच्चा, चार्ट क्या है? चार्ट तो आपकी पैदाइश का टाइम है ना। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 35 साल में चार्ट आपका बदल जाएगा। आप जब व्हेन यू लेफ्ट द मदर्स वूम्ब, हम तो उसी समय का चार्ट बनाते हैं। 35 साल में वो चार्ट बदलता नहीं है, 25 साल में वो बदलता नहीं है। जो चार्ट है वो ऑफ कोर्स प्रोग्रेशन हो रहा है, उसमें दशाएं लग रही हैं तो वो प्रोग्रेस कर रहा है चार्ट, मगर जो स्टैटिक प्रॉमिस है वो बदलता थोड़ी है। तो ये कहना, मैंने फिर वही बात आएगी कि 18 महीने में पैदा हुए बच्चे को तो आप ये नहीं कह सकते इस 18 महीने में जो भी पैदा हुआ वो सब सेम प्रॉमिस आएगा। दशा क्या है, डिस्पोजिटर कहाँ है, उससे देखा जाएगा ना। और सप्तम में राहु केतु आ गए, आप डिस्पोजिटर देखें, आप बाकी मैलेफिक्स देखें, तो ये सब देखना पड़ता है ये बताने के लिए। मैम, तो जो गोचर होता है राहु और केतु का, गोचर, जी, हाँ। गोचर में अगर बीच में सारे प्लैनेट्स की पोजीशनिंग एक ऐसी आ गई तो क्या काल सर्प दोष बनता है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही मतलब इट्स अ फैलेसी। गोचर में तो कोई कालसर्प, जब नेटल कालसर्प नहीं है तो गोचर में भी नहीं बनता। मगर जब राहु केतु आपके नेटल एक्सिस को इफेक्ट करते हैं, अच्छा, आपका नेटल एक्सिस है, मान लीजिए आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ और सिंह के एक्सिस पर राहु केतु हैं। अब 18 साल लगते हैं राहु केतु को उस एक्सिस पे दोबारा आने के लिए, ठीक है। अब 36 साल में आप 36 साल के हुए, वो दोबारा उसी एक्सिस पे आएगा, ठीक है। अब 36 साल के बाद जब वो उस एक्सिस पे आया तो राहु केतु जब अपने ही एक्सिस पे आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक, जनरल ट्रेंड है कि वो प्रॉब्लमैटिक होता है।
पर ये कहना कि गोचर में सारे प्लैनेट्स, क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देगा, महीने के अंतर्गत अंतर बुध और शुक्र अपनी राशि परिवर्तित कर देंगे, तो आप कहेंगे काल सर्पयोग 25 दिन के लिए बना था। ये सिर्फ डराने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैम जैसे मैं कहूँ कि जिन बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, नेता होते हैं, इनकी कुंडली में किस तरह के योग आते हैं काल सर्प दोष होने के बावजूद कि उनको इतनी सक्सेस मिल जाती है, इतनी हाइट पे चले जाते हैं? देखिए, अमात्य कारक को समझिए, दशमेश को समझिए, लग्नेश दशम के कॉम्बिनेशन को देखिए आप, है ना, त्रिकोणों के पावरफुल होने को देखिए आप। देखिए त्रिकोणों के स्वामी केंद्रों में आ गए, और लग्न और दशम तो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझिए, इनकी दशाएं आ रही हैं। चंद्रमा से दशम भाव की क्या स्थिति है, चंद्रमा से दशमेश, लग्नेश से दशमेश, इनकी क्या स्थिति है, इनको समझें। तो ऐसे तो राहु केतु तो सभी के, देखिए सभी के कुंडली में 9 ग्रह बैठे हुए हैं, सभी की कुंडली में 12 ही ऑप्शंस है राहु केतु की, कोई 13वीं ऑप्शन है नहीं। अब आप कहें कि 12 प्रकार की दुनिया है, ऐसा नहीं है। 12 तरह के सर्प दोष में से कौन सा दोष सबसे ज्यादा हानिकारक होता है? नाग तो नवनाग हम वैसे भी वर्शिप करते हैं, है ना, पर ये बात सही है, मैंने कहा सर्प दोष होता है और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया। मगर इसमें कौन सा खराब है, मैंने कहा 12 प्रकार के ही ऑप्शंस हो सकते हैं राहु केतु के। अब आप कहें इस 12 प्रकार में कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, मगर एक जनरल बात है कि तीसरे, छठे और एकादश में राहु ठीक है, दशम में भी कई बार फलदायी होता है, मगर चतुर्थ दशम की धुरी को हम यूजुअली, चतुर्थ सुख है, माँ है, वाहन है, उसमें केतु को हम या राहु को हम कहते हैं नहीं, मगर केतु देखिए डिस्टर्बेंस देता है या स्टॉपेज देता है कहीं बैठा हुआ, टेक्निकल एजुकेशन भी देते हैं। अब ये आ गए पंचम एकादश में, आप कहें सिर्फ बच्चे का नहीं होगा, मैं कहूँगी ये टेक्निकल एजुकेशन दे देंगे। इंजीनियर्स का देखिए आप, चंद्रमा से पंचम, लग्न से पंचम, टेक्निकल प्लैनेट्स आ जाएंगे, और टेक्निकल प्लैनेट्स मैलेफिक्स ही हैं। टेक्निकल बैलेंस, तो इसलिए ये कहना ये खराब हो गया। अब किसी ने इंजीनियर बनना है, उसके पंचम एकादश पे राहु केतु आ गए, तो इसको आप कह रहे हैं खराब है। जनरल ट्रेंड इज तृतीय, छठे और एकादश, मगर कोई कालसर्प योग नाम की चीज है नहीं, तो इसलिए 12 प्रकार के तो हो भी नहीं सकते। तो मैम ये जो दोष जिनकी हम बात कर रहे हैं, आजकल बहुत बात होने लगी, पहले तो नहीं होता था, जैसे आपने बोला कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं कहा गया। ये बाजारवाद है, ये ज्योतिष नहीं है। मैंने आपको भी समझाया कैसे ये आ रहा है। मगर अब देखिए राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, मंगल से दृष्ट है, तो मानसिक पीड़ा होगी। राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, राहु चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, राहु के साथ युत है, तो फियर्स, फोबियाज, मेंटल हरासमेंट, नाइटमेयर्स, ये सब होंगे डिपेंडिंग। अब चंद्रमा वृश्चिक में, नवांश में भी वृश्चिक में चला गया, वर्गोत्तम हो गया, ट्रबल नहीं लेगा। चंद्रमा माइंड है, राहु केतु का उसे ग्रसित करना। अब ये तो कॉम्बिनेशन है अलग अलग प्लैनेट्स की तरह। ये कहना कि ये अब किसी का काल सर्प दोष नहीं है, मगर राहु केतु मंगल, राहु केतु के एक्सिस में चंद्रमा आ गया और मंगल आ गया, काल सर्प की जरूरत नहीं है उसे, फिर वो परेशान होगा, मेंटली हरास होगा। काल सर्प और नो काल सर्प, जिसको आप काल सर्प कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ ये एंटिटी नहीं है। आपने कहा सारे प्लैनेट्स आ गए इस धुरी में, और राहु के साथ बैठ गया चंद्रमा और बैठ गया मंगल। अब ना भी हो सारे प्लैनेट्स इस धुरी के अंदर, बाहर भी हो, मगर ये कॉम्बिनेशन आ गया, ये आपको ज्यादा ट्रबल देगा। तो मैम राहु और केतु के साथ में और भी प्लैनेट्स अगर इसकी एक्सेस के बीच में बैठे हुए हैं, इन दैट केस राजयोग जो होता है, राजयोग अगर किसी की कुंडली में साथ में है इस एक्सेस में, तो राजयोग के जो इफेक्ट है, क्या उसमें असर पड़ता है, वो कम हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राहु तो कैटलिस्ट का काम करेगा। अच्छा, राहु बढ़ा देगा उसको। हाँ, कैटलिस्ट का काम करेगा। आप देखिए, जैसे मैंने मार्गरेट थैचर का बताया, वो राहु की दशा में ही प्राइम मिनिस्टर बनी, राहु की दशा में ही उन्होंने लेबर पार्टीज को बैठा दिया जिसे कहते हैं, है ना, और बहुत ही इकोनॉमी को एक नया ही मोड़ दिया, और राहु की दशा खत्म हुई और मार्गरेट थैचर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। और वो जो समय था उसी ने ऊपर दिखाया और राहु की दशा खत्म हुई। जॉर्ज बुश सैटर्न राहु में प्रेसिडेंट बने, तो इसलिए राहु की दशा में आप ये नहीं कह सकते, तो कैटलिस्ट का भी काम करता है। तो अलग अलग कुंडली पे समझना पड़ेगा। मैम मैंने आजकल देखा है कि जो पंडित हैं काल सर्प दोष बताते हैं कि कुंडली में है उनकी, और उसके बहुत सारे रेमेडीज होते हैं, पन्ना पहन लीजिए, महाकाल का अभिषेक करिए, वहां जाके चांदी के आप वो शेषनाग बनवाइए, इन सब का क्या असर पड़ता है? देखिए,
इसमें कोई नुकसान नहीं कि आप नाग देवता की पूजा करें। आप जानते हैं कि शिव के गले में वासुकी नाग बैठे हैं, जी। है ना। तो पंचम चक्र पे नाग, पंचम चक्र विशुद्धि चक्र पे नाग बैठे हैं, है ना। नाग वहां तक पहुंच गए। कुंडालिनी भी सर्पेंटाइन है, आप जानते हैं। जी। और पंचम तिथि ही है नागों की। तो नाग देवता को वैसे भी वर्शिप करना चाहिए। आप अपने शरीर में बैठी शक्ति को वर्शिप कर रहे हैं। और नाग देवता के वर्शिप से राहु केतु शांत होते हैं। नाग देवता, आप साउथ इंडियन मंदिरों में जाएं तो देखिए हर जगह नाग देवता पूजे जा रहे हैं। गणपति के आसपास राहु केतु दिखाए हुए हैं, सर्पेंटाइन। जी। तो नाग देवता का वर्शिप ठीक है। आप भगवती नागेश्वरी का वर्शिप कर सकते हैं। आप मनसा देवी को जानते हैं, मनसा देवी का वर्शिप करते हैं। मनसा ही नागेश्वरी हैं। जी। जहाँ जहाँ मनसा देवी वर्शिप करते हैं, शी इज भगवती नागेश्वरी। आप नाग गायत्री पढ़ सकते हैं। अब लोग बहुत, कई बार हम इनको इस दोष, सर्प दोष को शांत करने के लिए, सर्प दोष को शांत करने के लिए हम नाग गायत्री पढ़ते हैं। जी। हम महादेव का अभिषेक करते हैं। ज्योतिर्लिंग में जाने से, वैसे भी वो ऊर्जा के क्षेत्र हैं, है ना। कहते हैं फिबोनाची सी जो है वो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, वेर ऑल द 12 ज्योतिर्लिंगास आर देयर, है ना। तो महादेव का वर्शिप करने से, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही पंचम अपने, जहाँ वो मैंने कहा गया है शिव अब नीलकंठ हैं, अपने ही विशुद्धि पे नाग वासुकी बैठे हैं, है ना। तो महादेव का अभिषेक, महादेव का वर्शिप करने से भी ये दोष, सर्प दोष शांत होता है। या राहु या केतु, मैं यहाँ पर इसको ये नहीं कह रही कि सब उसकी दूरी में है, मगर अगर ये आपको तकलीफ दे रहे हैं तो ये शांत तो होते हैं महादेव का वर्शिप करने से। मैंने पहले कहा कि छिन्न मस्तिका देवी का वर्शिप करने से। अब छिन्न मस्तिका प्रचंड चंडिका है। अब आप कहें कि ये आपकी पद्धति या परंपरा में छिन्न मस्तिका नहीं है, तो दुर्गा जी का वर्शिप करने से भी दैत्य शांत होता है। ये जो राहु केतु हैं ये शांत होते हैं। अब पूर्णिमा की तिथि पर वैसे ही दुर्गा जी का वर्शिप करना चाहिए, भगवती दुर्गा का वर्शिप करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत पावरफुल स्तोत्रम है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम। जी। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम को पढ़ा जाए पूर्णिमा पर। महिषासुर मर्दिनी को आप वैसे भी अपनी दिनचर्या में अगर डाल लें तो फियर्स, फोबियाज, डिप्रेशन, ये आप इसको कंट्रोल करेंगे। भगवती दुर्गा के वर्शिप से चंद्रमा पे आई जो चीज़ें हैं, चंद्रमा ग्रसित हो रहा है जब राहु केतु से, चाहे तो वो इफेक्ट्स ठीक आएंगे। राहु केतु और भी अगर थोड़ा उत्पात मचा रहे हैं आपके जीवन में तो, और मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ, राहु केतु उत्पात मचा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि काल सर्प दोष है। वो तो प्लैनेट्स इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। राहु केतु उत्पात मचा रहे हैं तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, दुर्गा जी के और भी बहुत स्तोत्रम है। किन्हीं को लगे कि ये बहुत डिटेल्ड है, लंबा है, संस्कृत में है, तो देवी अथर्व शीर्षम का जाप आप कर सकते हैं। इसे मंत्र राज भी कहा जाता है। देवी अथर्व शीर्षम। यस। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, ये सब बहुत सिंपल है। 108 नाम है देवी दुर्गा के संस्कृत में, उन्हें पढ़ सकते हैं। ये राहु के लिए बड़े, मतलब ये शांत कर देगा दैत्यों को। मतलब इस तरह ये कुछ ऐसे स्तोत्र हैं। बहुत अच्छी रेमेडीज बताई मैम आपने। इस तरह का मतलब अगर महादशा आ जाती है या दशा आ जाती है किसी की लाइफ में कि राहु और केतु की धुरी में बीच में अगर प्लैनेट्स आ रहे हैं, सो चंद्रमा पर ध्यान देने की जरूरत है। राहु और केतु को शांत करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? और चंद्रमा ना भी अगर आया, मंगल शनि के ऊपर गोचरस्थ राहु केतु आ गए, दशा चल गई, अपने से षडाष्टक में किसी प्लैनेट की दशा चल गई, इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता कि चंद्रमा पे आ गया। और 50 तरीके हैं इसको देखने के लिए। आपको अगर ये प्लैनेट संग कर रहे हैं तो आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंसाइट एंड डिस्कशन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी चीज़ें पता चली जो शायद नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, बहुत सारे मिथ्स ब्रेक हुए होंगे और बहुत सारे, मैं कहूँगी कि जो डर थे वो ख़त्म हुए होंगे। आज के डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू माधवी, ऑलवेज अ प्लेजर। आज हमने जाना कि काल सर्प दोष किस तरह से हमें अफेक्ट करता है, ये सच में होता है या नहीं होता है, सर्प दोष क्या होता है, या काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में देखा जा रहा है उनकी
कुंडली में उनकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं या फिर सक्सेस के भी आयाम खुल जाते हैं। आज इन सभी बातों का हमने जाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने अपने बर्थ चार्ट खोल करके कि क्या आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस बन रही हैं जिनमें राहु और केतु एक्सिस के बीच में बाकी के 7 प्लैनेट्स आ रहे हैं। और अगर ऐसी पोजीशनिंग आपकी कुंडली में है तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं या आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।